नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट से करने जा रहे हैं जिनको सुन के और जिनकी बातों को सुन के आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और जो दिल्ली की राजनीति को बिल्कुल हथेली की तरह जानते हैं। तो आइए मिलते हैं शीतल सिंह जी से। नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, शुरुआत में मेरा अक्सर ये होता है कि मैं ये देखूं कि जिस शख्सियत के सामने हम बैठे हुए हैं उनकी परवरिश कैसे हुई। तो थोड़ा अपने बचपन, अपने घर, अपने एजुकेशन के बारे में बताएं हमें। देखिए, हम लोग बहुत ही औसत परिवार से थे, जैसा भारतीय, ज़्यादातर भारतीय ऐसे ही रहे हैं। मैं कोई अजूबा नहीं हूँ और अनोखा भी नहीं हूँ। साधारण परिवार, जिस तरह से ज़्यादा लोग तो साधारण ही रहते हैं। पिता सरकारी नौकरी में थे, उनके तबादले होते रहे, उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरी में थे, हम लोग भी तबादला होते रहे। तो उसमें एक फ़ायदा हुआ, एक नुकसान हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के बारे में, जैसे बुंदेलखंड है, तब जो उत्तराखंड बना ये उत्तर प्रदेश में था जब मेरा बचपन था, और पश्चिम में खुर्जा, बुलंदशहर, ये सब हम लोग रहने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, अवध के बॉर्डर के। तो फिर लखनऊ, तो काफ़ी जगहों पे जाने आने का मौका, बहुत साधारण परिवार के होते हुए भी उन सरकारी नौकरी में इधर उधर जाने की वजह से मिल गया। तो उससे अनुभवों को, आपको ज़्यादा अनुभव मिलते हैं तो आपको समृद्ध करते हैं। तो उन्होंने एक अलग तरह की शिक्षा मेरे बचपन में मुझको दी। मुझे लगता है कि आप शायद सुल्तानपुर से बिल्कुल, मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का हूँ मूलतः, लेकिन यह है कि पिता नौकरी में जहाँ जहाँ गए, खुर्जा आए, फिर वो अलीगढ़ थे, फिर वो नैनीताल गए, फिर लखनऊ आए, फिर झांसी गए, फिर सुल्तानपुर आए। पत्रकारिता का चस्का कैसे लगा? हुआ ये कि शुरू में स्टूडेंट लाइफ में हम लोग थोड़ा बहुत राजनीति में थे, जो एक छात्र जीवन में हो जाता है। लोगों को लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बदलने के जिम्मेदार हैं। बार बार युवाओं को और छात्रों को ललकारा भी जाता है। और जब मेरा बचपन था, और बचपन से जब शिक्षा में, आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन के आसपास हुए, तो ये वो वक्त था जब जेपी आंदोलन हुआ। तो जब भी कोई आंदोलन करता है तो छात्रों, युवाओं का नाम बहुत लेता है। हालांकि आंदोलन के बाद वही लोग अनुपस्थित हो जाते हैं। तो खैर, लेकिन उससे क्या होता है कि उस उम्र के लोगों में एक थोड़ा सा, वैसे भी उम्र कम होती है और उत्साह ज़्यादा होता है। शरीर की बनावट उस समय वैज्ञानिक तौर पर इस तरह की होती है कि कुछ कर गुजरने का मन करता है। तो छात्र आंदोलन में रहे उससे, इसको शॉर्ट करते हैं। लेकिन उससे रोजी रोटी तो मिल नहीं सकती थी। जब वो ज्वार ठंडा हुआ जो 77 में पैदा हुआ था, 76-77 में आपातकाल के बाद, बड़ी जल्दी ठंडा हो गया। 80 में फिर श्रीमती गांधी आ गई और फिर लगा कि भाई आप लोगों को कहीं ना कहीं रास्ता पकड़ना है। तो पत्रकारिता राजनीति के बाद एक है एरिया जिसमें आदमी जब कहीं और नहीं सफल होता तो उसमें ट्राई करता है। सच्चाई यही है कि रोज़गार की तलाश में पत्रकारिता की ओर बढ़े। संयोग अच्छा रहा, लोग मिलते गए और पत्रकारिता 84 से रेगुलर, 83 से प्रयास कर रहे थे, 1983 से। 84 में अमर उजाला में मेरा हो गया था, बरेली अमर उजाला में जी। तो यहाँ से शुरुआत हुई जी। फिर चौथी दुनिया का एक था आपका। जी, 84 में जब अमर उजाला में थे तो बरेली में मैं डेस्क पे था। उन्होंने मेरठ एडिशन प्लान किया और वहाँ मुझे पहले भेजा। मेरठ की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन तभी जनसत्ता में और चौथी दुनिया में 2 जगह वांट्स निकली। जो भी रीजनल प्रेस में होते हैं, जहाँ भी होते हैं, उन सब के मन में एक धारणा होती है कि नेशनल प्रेस में मौका मिले उनको। हमारे कुछ सीनियर जो अमर उजाला में मुझसे पहले से थे, जा चुके थे जनसत्ता वगैरह में, और उनकी देखा देखी सभी लोग परीक्षाएं देते रहते थे जब नेशनल प्रेस में जब भी जगह मिलती थी। तो मैं भी आया, दोनों जगह मैंने परीक्षा दी। उसमें यह था कि ये जो आपका जनसत्ता है वो चंडीगढ़ वाले हिस्से में मौका देने की ओर थे। मेरे बारे में उनका ख्याल ये था कि अगर मौका देंगे तो वहाँ देंगे। और चौथी दुनिया में ये था कि वो शायद लखनऊ मुझे वापस दे दें अगर नियुक्त करते हैं तो मैंने फिर चौथी दुनिया को पसंद किया। चौथी दुनिया में उस समय रविवार से निकल के सारे लोग आए थे, बड़े बड़े नाम। संतोष भारती जो संपादक ही थे, वो रविवार के लिए उत्तर प्रदेश में ब्यूरो चीफ थे, फिर नेशनल ब्यूरो में थे। और राम कृपाल जी आए थे,
कमर वहीद नकवी आए थे, ये सब रविवार से आए थे। तो एक अच्छी, उस ज़माने की 2 ही पत्रिकाएं ऐसी थी जिनको पढ़ के हम लोगों में पत्रकारिता के प्रति रुचि जागी थी, दिनमान और रविवार। तो रविवार की टीम जिस चीज़ को निकालने आ रही थी तो एक मन था कि शायद कर लेंगे अच्छा, और उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो 85 के आखिर में ये शुरू हुआ और शुरू से ही मुझे उसमें काम करने का मौका मिल गया था। शीतल भाई, हम आते हैं अपनी अहम चर्चा की तरफ। जी जी। जिसमें बात यह है कि हम अभी तक अचंभित हैं जी कि जिस पेडेस्टल के ऊपर आप पार्टी का उरूज था, जन लोकपाल से जो शुरू हुआ था, तो उसमें उसको धीरे धीरे जो एक 49 डेज़ की सरकार का इस्तीफ़ा हुआ, फिर थम्पिंग मेजॉरिटी से 67 सीट से आए, जी। और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये जो अभी गुजरे हैं विधानसभा चुनाव, इसमें क्या ऐसी बड़ी वजह रही जिसकी वजह से एक तरीके से अरविंद केजरीवाल तक हार गए? देखिए, ऐसा है कि चुनाव लड़ना भी लोकतंत्र में एक, आप कह सकते हैं, एक अध्यवसाय है। इसमें लगातार उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। जो लोग इसमें शामिल होने वाले दल हैं, जो चुनाव का संचालन करने वाले लोग हैं, तकनीक का जो प्रयोग है, और लीडरशिप, और जो नए फैक्टर पैदा होते रहते हैं समाज में। सबसे मूल फैक्टर तो आर्थिक होता है, लेकिन उसके ऊपर सुपरफिशियल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जिनको पैदा भी किया जाता है, कुछ पैदा हो भी जाते हैं। तो आर्थिक समस्या इस देश में बनी हुई है, उत्तर भारतीय राज्यों में तो सब जगह ही है, और दिल्ली में भी है, इसके बावजूद कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। लेकिन दिल्ली में बेहद गरीब लोग भी हैं और बेहद अमीर लोग भी हैं। और इसके बाद यहाँ कुछ ऐतिहासिक कारणों से अलग तरह का सोशल कंपोजिशन है। जैसे जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से मतलब जो अब पाकिस्तान है, पहले पंजाब था, फिर और वहाँ से यहाँ आए। उनकी एक बहुत बड़ी आबादी है, शरणार्थी हिंदुओं की आबादी और अन्य लोगों की, शरणार्थी सिखों की और अन्य की। एक ज़माने में उन सब के भीतर, चूँकि वो बंटवारे के गुस्से से आए थे, उनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक नेचुरल गुस्सा था। वो बहुत दिनों तक हिंदूवादी पार्टियों को, जो पहले जनसंघ के रूप में थी या उसका जो मूल आरएसएस है, उन सब में वो सांस देती रही। लेकिन बाद में यहाँ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अन्य जगहों में उनके संगठनों ने अपने को डेवलप किया, तो उनके रूट्स यहाँ बन गए। लेकिन अब दिल्ली था, देश की राजधानी थी, तो जो स्वाधीनता आंदोलन की आंच थी वो भी एक लंबे समय तक यहाँ चली। उसने कांग्रेस को नर्स किया और कांग्रेस बहुत समय यहाँ रही। फिर जब ये राज्य बन गया, उसके बाद सबसे करीब आते हैं तो शीला दीक्षित जी 3 बार यहाँ रहीं। लेकिन कांग्रेस की मेरा ख्याल श्रीमती गांधी जी के राजनीति में आने, इंदिरा गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आने के बाद से कांग्रेस में कुछ उस तरह की बुराइयों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, जो आज़ादी की लड़ाई में लोग नैतिकता और बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, उनके धूमिल होने का परिणाम थी। और वो रियलिटीज़ जो थी, सोशल रियलिटीज़, एक विकासशील देश जिसमें बहुत सारे लोग बहुत कठिनाइयों में हैं और कुछ लोगों को मौके मिल गए हैं, और फिर दुनिया का जो चलाने का तौर तरीका है, ये भी एक कैपिटलिस्ट देश ही बना, जो इसका सिस्टम बना। पहले तो शुरू में उसमें दोनों तरफ का मामला था, इसे कहते थे मिलीजुली अर्थव्यवस्था, और उसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सरकारी उद्यम बहुत सारे बने। लेकिन धीरे धीरे नई तरह की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी अपना कल्चर देती है और अपने तौर तरीके देती है, अपने नियम कायदे देती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, लोकल स्तर पर भी, उन सब का प्रवेश होना शुरू हुआ। और उस पार्टी में भी वो सब चीज़ें दीमक की तरह उन्होंने उसको नुकसान करना शुरू किया। अब ऐसे में जो लोग विपक्ष में थे, जैसे दक्षिण पंथ हमारे देश में विपक्ष में था, वामपंथ विपक्ष में था, और बहुत से एक मध्य मार्गी बहुत से दल थे, सोशलिस्ट पार्टी के रूप में, और अन्य पार्टियां बीच बीच में बहुत सी पैदा हुई। कुछ सामाजिक आधार पर भी भारत में एक और विशेष चीज़ है, दुनिया में कहीं नहीं है, जाति। हमारे यहाँ जाति के आधार पर जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में अनूठा है, उसके जितने अध्ययन किए जाएँ उतना कम है और अनवरत हो रहे हैं।
उसके अपने अंतर्विरोध हमेशा रहे हैं और अभी रहेंगे, क्योंकि वो सवाल हल नहीं हुए हैं। उनसे भी बहुत से राजनीतिक संगठन और दूसरी चीज़ें शाखाएं निकली। जी, दिल्ली में इसी सब के बीच, अब बहुत ये विस्तारित हो जाएगा, शीला दीक्षित का पराभव होना शुरू हो गया था। तीसरा कार्यकाल था, उसके पहले वो जो खेल हुए थे हमारे देश में, हाँ, कॉमनवेल्थ के गेम्स, उसमें चूँकि काफ़ी बड़ी रकम खर्च की थी, और जहाँ जहाँ जब बड़ी रकम सरकारी योजनाओं में जब जब गई हैं, उसमें सब में गड़बड़ियाँ होती हैं। और चूँकि हमारे यहाँ मीडिया शुरू से ही, और हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही जो संचालन करने वाला स्ट्रक्चर है, वो अपर कास्ट डोमिनेटेड है। तो मीडिया में शुरू से ही आप कह सकते हैं कि अपर कास्ट के डोमिनेंस की वजह से राइट विंग को हमेशा उसमें स्पेस दुनिया में, मतलब देश में दूसरे दलों से ज़्यादा मिलता रहा। और राइट विंग के उस स्पेस में हमेशा कांग्रेस जो है वो आलोचना का बायस रही। और फिर कांग्रेस में मैंने बताया कि कमज़ोरियाँ भी आ चुकी थी, और उनमें सब गड़बड़ियाँ हो रही थी बहुत सारी। तो वो चीज़ें बड़ी होती नज़र आती रहीं, और वो लोगों के मन में धीरे धीरे बड़ी होती गई। लेकिन वही जो सोशल डिवीज़न है उसकी वजह से, और एक खासा आबादी, करीब 20% हमारे यहाँ अक़लियत आबादी है, उसकी अपनी एक, दुनिया में हर जगह अक़लियत की एक अपनी समझ होती है, अपनी ज़रूरत होती है, अपनी राजनीतिक चाल होती है, वो भारत में भी है उसकी वजह से भी। और स्वाधीनता आंदोलन में एक लंबे समय तक भाग लेने की वजह से, और सरकारों में रहने की वजह से, जो लोकतांत्रिक परिवेश में पर्सोना बन जाते हैं इंडिविजुअल्स, जैसे इंदिरा गांधी नाम, आज मोदी जी हैं, उसके पहले नेहरू जी थे, शास्त्री जी, इन लोगों के नाम के पीछे बहुत सारी आबादी जो है इनको पसंद या नापसंद करती रही। तो उससे इतना इन लोगों को समर्थन मिल जाता था कि ये चुनाव जीत जाया करते थे। लेकिन इस अपनी इस उसको देखें जी, जिस चर्चा को हम कर रहे हैं जी, इसमें आपको ऐसा लगता है कि जो जेपी आंदोलन था जिसका जिक्र आपने किया जी, जी, और जन लोकपाल आंदोलन जो था जी, उसमें आपको क्या सिमिलैरिटीज दिखलाई देती हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो जेपी आंदोलन का जो छूटा हुआ हिस्सा था उसको कहीं लोगों की समझ में आया कि शायद वो ख्वाब पूरे किए जा सकते हैं जन लोकपाल से? जेपी आंदोलन एक बीच में आपने छोड़ दिया, वीपी आंदोलन भी ले लीजिए। हाँ हाँ जी, तो ये जेपी आंदोलन, वीपी आंदोलन या जन लोकपाल आंदोलन, ये सब जो समाज में आर्थिक सवालों से पैदा हुई बेचैनी है जी, उसको उसकी वेंटिंग है एक्चुअली ये सब जी। इनका हल उनके पास नहीं है, न उनके पास है जो ये बताने आते हैं कि हम इसका हल करने आए हैं, लेकिन वो उस बेचैनी को उस समय इनकैश कर लेते हैं, और कोई एक चीज़ जो है इशू बन जाती है। जैसे आपातकाल में, आपातकाल उतना बड़ा इशू नहीं था, आपातकाल में नसबंदी सबसे बड़ा इशू था। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए भी कि आपातकाल के बावजूद दक्षिण भारत के सारे राज्यों से कांग्रेस बिल्कुल थंपिंग मेजॉरिटी से जीतती हुई आई थी। ये सारा फेनोमेना उत्तर भारत में था, क्योंकि उत्तर भारत में इस बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने के लिए एक मशीन थी जिसका नाम था आरएसएस। और नसबंदी के सवाल को उसने उस समय के जनमानस में, चूँकि मैं भी उस समय 20 साल का करीब हो रहा था, 19-20 साल का, तो मैं उस फील को समझ रहा हूँ कि वो बात कितना लोगों में किस तरह से जा रही थी और कैसे उसने एकाएक चीज़ों को उलट फेर दिया। ऐसे ही जब वीपी सिंह का आंदोलन हुआ तो मुद्दा बन गया कि बोफोर्स, जो बाद में साबित हुआ कि वो गलत बात था ही नहीं। हुआ था पनडुब्बी में, जर्मनी से जो पनडुब्बी आई थी उसमें हुआ था, उसमें हमारे दूतावास ने लिखा था। वीपी सिंह भी उसको कहना चाहते थे, लेकिन तब तक लोग बोफोर्स को पकड़ चुके थे, और बोफोर्स को पकड़ाया था मीडिया ने। मीडिया कौन चलाता था? मैंने फिर वहीं आता हूँ, मीडिया सवर्ण चलाता है। सवर्ण इस देश में दक्षिण पंथ को मीडिया के जरिए हमेशा खुराक देता रहा, और कांग्रेस के ज़माने में भी मीडिया हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नज़र आता था, उस समय वो दक्षिणपंथी स्टाइल थी उसकी, और उस समय के जो नायक थे, चाहे अरुण शौरी रहे हो या कोई रहे हो, ये उसी धारा के थे उस ज़माने में। आज उनका दूसरा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जेपी आंदोलन के टूटे हुए ख्वाब थे जी, वो कहीं लोगों को ये लगा, जो सोशलिस्ट समाजवादी थे और बहुत से, इसलिए कि
जितने भी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग थे वो सब जन लोकपाल के साथ मिल गए, बगैर इस बात की तमीज किए हुए कि कौन किस पार्टी से है, कौन किस जगह से है। तो एक पूरा का पूरा मजमा इकट्ठा हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या उन ख्वाबों को जो टूट चुके थे या जो अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने का एक माहौल बन गया था? देखिए, वो ख्वाब जो है वो बुनियादी समस्याओं से आए हुए हैं, बेरोज़गारी और महंगाई से, और आर्थिक जो कठिनाइयां हैं उनसे पैदा हुए। वो न तब हल हुए, न उसके बाद हल हुए, न अब हल हुए, न हो पाएंगे अभी जैसी हमारी परिस्थिति, बल्कि उसमें और कठिनाइयां हर साल बढ़ती जा रही हैं। अभी जो नए आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मध्य वर्ग है 40% के आसपास, उनकी आय पिछले 11 साल में घट गई है, काफ़ी घट गई, थोड़ी मोड़ी नहीं। और जो सबसे नीचे 50% है उनकी कुछ बढ़ी नहीं, उनकी भी कुछ घटी ही है। सिर्फ 10% के पास चीज़ें जा रही हैं, और उस 10% में जो 0.1% है उनके पास मैक्सिमम जा रहा है। हाँ। तो ये जो असंतुलन है, ये चीज़ों को फिर नीचे से लावा पैदा हो रहा है। लेकिन उस लावा को एड्रेस करने के लिए कब कौन क्या एक न्यूक्लियस बन जाएगा और किस बात पे वो सब इकट्ठा हो जाएगा, फिलहाल अभी उसमें वैक्यूम नज़र आता है। लेकिन ऐसे ही हो जाता है, 10-5 साल में, 10-11 साल में, 15 साल में इस देश में ऐसा होता रहता है। तो ऐसा फिर हो सकता है। अब आते हैं कि अगर हम ये देखें कि जन लोकपाल हो गया, जन लोकपाल से एक पार्टी का इमर्ज होता है जिसको हम आम आदमी पार्टी कहते हैं। वो इमरजेंस यहाँ पे थोड़ा सा मैं हस्तक्षेप आपके सवाल के पहले ही कर लेना चाहता हूँ। देखिए, वो गुस्सा बार बार 77 में भी, 89 में भी, और ये 12-13 में भी, इसको शुरू कोई करे, नाम किसी का हो, लेकिन इसे इनकैश करने के लिए जो सांगठनिक तौर पर कोई एक धारा हमारे देश में रही है वो आरएसएस की थी हमेशा। ये तीनों मामलों में पीछे स्ट्रक्चर उसका रहा है मेन। फिर उसने और लोगों को उस समय जोड़ लिया, या जो जुड़ते गए, क्योंकि जो भी लोग उस समय सरकार में नहीं थे वो सब उससे जुड़ गए, और वो सब मिलजुल के उसमें बदल गए। लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रक्चर था, 77 में वो उतने समर्थ नहीं थे, 89 में उससे ज़्यादा समर्थ हुए, इसलिए उन्होंने ज़्यादा बड़ा हिस्सा लिया राज्य सत्ता में, और उसकी वजह से वो अगले 8-9 साल में अटल बिहारी जी 99 तक फिर सत्ता में आ गए। और अब जब ये हुआ तब वो और समर्थ हो चुके थे, और अल्टीमेट पावर, पूरी पावर वो अपने हाथ 2014 में ले गए। जिस पारदर्शिता की बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग, वो पारदर्शिता जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर चंदा भी लिया जाएगा तो उसको भी वेबसाइट के ऊपर डाला जाएगा, पारदर्शिता पूरी होगी, वो पारदर्शिता कहीं तार-तार हो गई। उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जब वो आए थे तो उनको भी नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। तो वो जैसा सब करते हैं, वो आदर्शवाद के सब बड़े बड़े स्तंभ लेके आए थे। जो चीज़ जहाँ लगती थी कि ये जनता में अपील करेगी, वही वो हाँ करते जाते थे। लेकिन जब उस आगे चले तो उन्हें पता लगा कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें होक्स थीं जिनको वो नहीं कर सकते थे, और बहुत सारी चीज़ों में वो कंप्रोमाइज़ उन्हें करने पड़े या वो करना चाहते भी थे, और बाद में आते आते तो वो उसी तरह से बदल गए जैसे बाकी सब हैं। अगर एक पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछूं आपसे, जी जी, कि क्या अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं? अब तो मतलब उनके ऊपर एक मामला है और वो कोर्ट्स में है। हम उसे न उनको बरी कर सकते हैं, उससे न सज़ा दे सकते हैं, न आप न मैं ये कह सकते हैं कि हाँ, उन पर एक भारी मामला है जो भ्रष्टाचार का मामला है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के वो आए, यही मैं कह रहा हूँ, उसी भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े मामले में, जिसमें उनको जमानत तक लेने में बहुत कठिनाइयाँ हुई, इससे हम उस पूरे मामले को जीरो नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं है और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है। और लेकिन इसी से ये भी नहीं कह सकते कि वो गुनहगार है, क्योंकि हमारे यहाँ उसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम है। लेकिन निश्चित तौर पर उसने शंका को जन्म दिया, और अगर उसमें मटेरियल है तो भविष्य में शायद वो साबित भी हो। शीतल जी की जो संस्थापक सदस्य थे वो सब के सब छोड़ के जाने लगे पार्टी को, इसलिए कि वही मैंने कहा, जो संस्था ने अपने खुद जो कुछ स्तंभ खड़े किए थे, मानक कि हम ऐसे चलेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, हमारा अकाउंट ओपन होगा, हमारे खाते ऐसे चलेंगे, हमारा संगठन ऐसा होगा,
सब खुद ही तोड़ डाला उन्होंने, क्योंकि जब वो आगे बढ़े तो उनको लगा कि यार ये बाधा है, तोड़ो। फिर वो कंप्रोमाइज़ जैसा हर पार्टी ने किया है, हर आंदोलन ने किया है, हर नेता ने किया है, उन्होंने भी किया। और इसके लिए आप जिम्मेदार केजरीवाल को समझते हैं? भाई ये केजरीवाल का ही फिनोमेना था। ये जो कुछ हुआ ये इसके ठीक है, इसके पीछे आरएसएस ने अपना रोल निभाया और फ़ायदा लिया, इसके पीछे अन्य लोगों ने अपना किया, मीडिया ने टीआरपी ली, कांग्रेस के बहुत सारे विरोधी लोग हैं उन्होंने अपना अपना रोटियां सेंकी, वो सब ठीक है। लेकिन इसको, इस पूरे आंदोलन को जिस आदमी ने कंसेप्चुअलाइज किया था, जिसके लिए उसने वर्षों काम किया था, देश भर में घूम के डिफरेंट एनजीओज वगैरह में काम करने वाले लोगों को चुना था, और ये सब करके वो एक आदमी को लेके आया जिनका नाम हम दूसरे गांधी के तौर पे अन्ना हजारे कहते हैं। ये अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं था, ये सब केजरीवाल का किया हुआ है, और वो वर्षों से कर रहा था। वो जब नौकरी में था तब उसने कोई चीज़ सोची हुई थी, उसको कर रहा था। लेकिन बाद में वो नितांत व्यक्तिवादी, बताइए उसकी पार्टी में कोई चुनाव ही नहीं होता, वही है सब कुछ, सब उसने अपने पास रखा। तो आप क्या मूल्य लेके आए और आपने मूल्य क्या दिए? इस पे नहीं होगा कि आपने स्कूल पे ढंग से खर्च किया, या स्कूल आप बेहतर करना चाहते थे, या आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और उसमें बेनिफिट दे रहे, ये सवाल नहीं है। जो आपने जिन मुद्दों पर, जन लोकपाल कहाँ गया? नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, तो वही जो आपने इस देश को बताया, यानी एक भारी धोखा आपने दिया। आपने बहुत सारे झूठे मीनार खड़े किए जो सच नहीं थे, और बाद में धीरे धीरे साबित हुआ। आप भी एक पार्टी में बन के और दूसरे पे आरोप लगा के कुर्सी पाना चाहते थे, और कुर्सी पाते ही आप हर चीज़ अपनी जेब में रखना चाहते थे, सब कुछ अपने लिए चाहते थे, और अल्टीमेटली वो चीज़ें बिगड़ के वहाँ पहुँच गई कि अब उसमें वो सारे दुर्गुण आपको मिल सकते हैं जो किसी दूसरे में है। आप कम ज़्यादा की बात कह सकते हैं, आप कुछ कामों को अपने श्रेय लेने के लिए कह सकते हैं, यहाँ तक लेकिन उससे क्या होता है? गुप्ता जी को जो राज्यसभा में भेजा गया वो सिर्फ पैसे के लिए भेजा गया। अब मेरे सामने किसी ने पैसा नहीं दिया, लेकिन ये सही है कि उनको क्यों भेजा गया, इसका तर्क आसान नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। आज कल आदमी एक कांग्रेस पार्टी में था, जिस कांग्रेस की आप आलोचना कर रहे थे, और उसमें वो साधारण टिकट नहीं पा रहा था एमएलए वगैरह का, उसे आपने एक राज्यसभा दे दिया, और अपने यहाँ जो आपके सबसे प्रमुख लोग थे उनको आपने बाहर कर दिया, और फिर इसी तरह से आपने वहाँ किया। नतीजा क्या हो रहा है कि आप राज्यसभा में टिकट दे रहे हैं, और आपकी राज्यसभा के सदस्य आपके खिलाफ सड़क पे भी है, सदन में भी है, पुलिस में भी है, सब जगह है। तो क्या मेरिट है आपकी? आपकी मेरिट तो आपके अपने आचरण से नज़र आएगी ना। आपने स्कूल अच्छे बना दिए, साधुवाद। आपने स्कूलों को ढंग से संचालन करने की कोशिश की, साधुवाद। आपने बहुत गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश की, वो ठीक है, वो हम पॉलिटिक्स में ऐसा चलता रहेगा, करप्शन वगैरह लगना, लेकिन उसमें वो मटेरियल नहीं है जो मटेरियल हमने उस केस में देखा जिसमें उनको जेल जाना पड़ा। तो एक बड़ा पर्सनल सी चीज़ ये कि एक जो लोग उस आज भी अरविंद केजरीवाल साहब के साथ खड़े हुए हैं, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि एक अच्छी छवि रखते हैं, जैसे संजय सिंह हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, गोपाल राय हैं। मुझे पता नहीं आतिशी के बारे में कि वो उनके साथ क्या ऐसा है, लेकिन ये बहुत ही संभ्रांत किस्म के लोग दिखाई देते हैं। नहीं, आतिशी बहुत ठीक से पढ़े लिखे परिवार से आती हैं, खुद बहुत ढंग से पढ़ी लिखी हैं, विदुषी महिला है। लेकिन जब पूरा एक आप जो ग्रुप बनाते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप, उसका सेटअप डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी तो इन लोगों को मैं ये पूछना चाह रहा था कि इन लोगों को क्या केजरीवाल जी में अभी भी एक पोटेंशियल नज़र आता है, या कोई मजबूरी है? नहीं, अब इन्होंने अपने जीवन के 15-15 साल इस आंदोलन में लगा दिए जी। ये इनमें से बहुत सारे 2006-07 से काम कर रहे हैं उनके साथ, एनजीओज वगैरह के ज़माने में। कुछ लोग 2009-10 में आए, कुछ 11-12 में आए। तो जो 11-12 में भी आए तो 2025 हो रहा है, जिसने 14 साल इनके साथ अपने युवावस्था के खर्च कर दिए, वो कहाँ चला जाएगा रातों रात? वो एक मजबूरी भी हो जाती है ना। फिर हर आंदोलन में इस तरह से आपको लाशें मिलती हैं, जो जिंदा भी हैं और लाशें भी हैं, और लोग कहते हैं आप यहाँ क्यों हैं? उनके पास खुद ही उसका उत्तर नहीं होता, चूँकि वो वहाँ हुए उनको दशकों हो जाते हैं। ऐसा हर आंदोलन के साथ हुआ है, चाहे जेपी आंदोलन के ज़माने के लोग रहे हों, उस ज़माने के नायक सब बहुत सारे खलनायकों में बदल गए। आपको क्या लगता है कि
अगर मान लीजिए कि आपको निर्णायक मंडल में डाल दिया जाए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो आपको लगता है कि आप पार्टी का रिवाइवल जो है वो है मुमकिन है? नहीं, प्रश्न ही नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, मुझे आता नहीं है, मैं उसमें जाके नितांत असफल ही साबित हो सकता हूँ। मैं तो इस बारे में विचार भी नहीं करता। इसलिए जैसे कुछ उन लोगों को बतलाना कि भाई आपका रिवाइवल, वो मेरा काम नहीं है। मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता उस ख्याल में। देखिए, आदमी को अपनी क्षमताएं, अपनी योग्यताएं और अपने लक्ष्य सबका संतुलन रखना चाहिए। वो असंतुलित बात है। ये मौका मेरे पास उससे बहुत पहले जब वीपी सिंह साहब आए थे तब था, और बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर था, और उस समय मैं भी भूल का शिकार होते होते बचा। लेकिन उसके तुरंत बाद मेरी समझ में आ गया कि मैं जो मेरी प्रकृति है वो अधिकतर या अधिकतम सिर्फ जर्नलिस्ट बन सकने की है। वो भी मैं बहुत काबिल नहीं हूँ, लेकिन उसमें मैं थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर सकता हूँ, और मुझे उतने तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। उसके बाद से अब तक ये गलती मुझसे नहीं हुई कि मैं राजनीति के लोग सब बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सारे लोग रेगुलर टच में भी रहते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं उनको सलाह दे सकूं और आपकी तरह का प्रश्न भी कर देते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने को मैंने विड्रॉ किया उस स्टेज पे। उसके पहले मित्र हैं, घर है, रिश्ता है, नाता है, मनुष्य हैं, बहुत बढ़िया है, उसमें सब रहेंगे। लेकिन जहाँ वो इस फैसले की बात पे मेरी सलाह चाहेंगे तो मैं विड्रॉ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो कोशिश करूँगा उसमें से मुझे खबर क्या मिल रही है और मौका मिलने पे खबर बनाऊँ। शीतल जी, मैं ये कह रहा था कि जो बहुत से पत्रकार हैं जो इस तरह की चीज़ों में लगता है कि हम भी नागरिक हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि मैं नागरिक हूँ। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि भाई किसी भी चीज़ में कहाँ कहाँ पे कोई कमी है, तो कमी तो कम से कम दिखला सकता हूँ। मुझे लगता है वो अतिक्रमण है, इसलिए कि हम उसकी सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते। तो हमें उसमें फैसला कुन नहीं बनना चाहिए। कोशिश यही रहे कि आप अपनी सीमा में रहें। अगर आप पत्रकार हैं तो पत्रकार ही बनने की कोशिश कीजिए, उसी में अपने को एक्सेल कीजिए। आप राजनीति कर रहे हैं तो फिर उसमें करिए। पत्रकार होने के नाते हमारी ये शिक्षा दीक्षा है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आलोचना करें, हम सवाल करें, पब्लिक को एम्पावर करना हमारी जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियन को नहीं। दूसरा मुझे लगता है कि पब्लिक परसेप्शन जो है वो दिल्ली का मतदाता जो पिछले विधानसभा चुनाव में, उसको लगा कि ये तो हमारे लिए, ये तो गोवा में, पंजाब में, गुजरात में, या हर जगह के ऊपर जो है वो ये अपना फैलना चाहते हैं। जैसे टीआरएस का बीआरएस हो गया, उस तर्ज के ऊपर इसको करना चाहते हैं। तो क्या ये भी एक वजह थी कि नहीं? ये वजह नहीं थी। इसका जो सीधी वजह वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और दक्षिण पंथ जो है वो तुलनात्मक रूप में इस देश की किसी भी पार्टी से, किसी भी राजनीतिक आंदोलन से तुलनात्मक रूप में बहुत ज़्यादा सुसंगठित, विचारवान और आर्थिक और अन्य साधनों से बहुत ज़्यादा लैस एक समूह है। और अभी उसको चुनौती देने का क्षेत्रीय स्तर पर कुछ लेवल पे कुछ लोग सफल हैं, जिसके बहुत सारे दूसरे कारण हैं। एक पत्रकार के नाते मैं उसकी यही मीमांसा करूँगा। और उस तुलना में केजरीवाल धीरे धीरे उनके सामने पिछड़ते गए और उनको पता भी नहीं चला। और वो जो गलतियां कर रहे थे, जैसे संगठन को पूरा अपनी जेब में रखना, एक व्यक्तिवादी संगठन बनाना, उनके बारे में जो मुझे जानकारियाँ बहुत सारी, मैं प्राइवी हूँ, वो नितांत चिढ़ जाते थे। अपने लोगों से बातचीत में उनका व्यवहार बहुत ख़राब हो चुका था, और ऐसा घमंड उनमें आने की वजह थी कि जो उनके पास बेहतर लोग थे एक समय में, उनके आसपास, जो उनको उनकी गलती पर कुछ कह सकते थे, उन सब से उन्होंने बड़ी चालाकी और होशियारी से समय समय में सबको अपने से दूर करने में सफलता प्राप्त कर ली। और एक ऐसे संगठन के वो नेता बन गए जिसमें सब उनके सबऑर्डिनेट थे या नौकर टाइप पोजीशन में थे, या कोई उनसे कुछ कह नहीं सकता था। ये स्थिति उन्होंने अपने चारों तरफ निर्मित कर ली। ये स्थिति तानाशाह पैदा कर सकती है और जन नेता तो नहीं। तो वो अब उसी तरह से बदल गए। अब आप केजरीवाल का भविष्य क्या देखते हैं? पंजाब का चुनाव उनका भविष्य तय कर देगा। अगर वो पंजाब में रिपीट कर गए
तो उनमें कुछ सांसें चलेंगी। अगर वो पंजाब हार गए, वैसे वो एक राजनीतिक लड़ाई बहुत लंबे लेवल पर हार गए हैं, अभी उनको बधाई दे सकते हैं कि वो अभी एक सीट गुजरात में जीते हैं। पंजाब में तो ठीक है, पंजाब में उनकी सरकार है, बाई इलेक्शन में सरकारों को बेनिफिट होता है। गुजरात वाली सीट, लेकिन वो भी सीट आम आदमी पार्टी की ही थी। आम आदमी पार्टी के विधायक ने, वो बीजेपी का आदमी था, यानी इनके पास अपना काडर भी नहीं था, उसे टिकट दिया, अपने काबिल था, बड़ा था, जीत गया। लेकिन जीतने के बाद उसने बीजेपी के कहने पे इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ने उससे वादा किया कि हम तुमको फिर से टिकट दे देंगे बाई इलेक्शन में। बीजेपी ने उससे डिच किया, तो वहाँ पे इन्होंने अपने एक आंदोलनकारी युवा को लड़ाया। गोपाल इटालिया उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं जो पाटीदार आंदोलन हुआ था, जिससे वो नायक एक निकला था जो बीजेपी में चला गया, वहाँ का युवा नायक, नाम मैं स्लिप कर रहा हूँ, लड़का नहीं, जिग्नेश नहीं, वो नहीं वह अभी आ जाएगा स्लिप, अब हम लोग बुढ़े हो रहे हैं, भूल जाते हैं। हाँ, तो वो लड़का भी चूंकि अब हार्दिक, हाँ हार्दिक, हार्दिक पांड्या नहीं, अरे भाई उसको छोड़ते हैं, अभी आ जाएगा जी। तो खैर उस पाटीदार आंदोलन से एक निकला हुआ, वो तपा हुआ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है गोपाल इटालिया। और वहाँ पे चूंकि मैंने कहा आम आदमी पार्टी थी वहाँ पहले से, और उसका एमएलए था, ठीक है, वो बीजेपी से आया था, तो उसको टिकट न मिलने का भी एक कारण रहा। और इन लोगों ने अच्छे ढंग से वहाँ मेहनत की, खुद केजरीवाल बहुत वहाँ गए थे, और अच्छा उसने अच्छा प्रदर्शन है वो। लेकिन 2 सीटें थीं, उस सीट पर कांग्रेस को 4-5 हज़ार वोट मिला, दूसरी सीट पर कांग्रेस को 40 हज़ार वोट मिला, और इनको 3-4 हज़ार वोट मिला। ये दूसरी सीट भी लड़े थे, आम आदमी पार्टी वाले वो नहीं बताएंगे कि दूसरी पर उनको 3 हज़ार वोट क्यों मिले या 4 हज़ार क्यों मिला। इसलिए कि यहाँ गोपाल इटालिया लड़ रहा था, इस सीट पर आपका एमएलए पहले रह चुका था, एक भावना थी, उसको टिकट भी नहीं मिला, तो ये सब मिलजुल के बीजेपी को उतना ही वोट मिला, करीब 40 हज़ार वोट बीजेपी को वहाँ मिलता है, 40% सॉरी, 38 से 40 उतना बीजेपी को फिर मिला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी। मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना मज़ा आया आपसे बात करके। धन्यवाद। और दोस्तों, आपने शीतल जी की बेबाक बातें सुनी, और आप जैसा शीतल जी कह रहे हैं कि पंजाब का चुनाव जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें ये पता चल जाएगा कि केजरीवाल जी में क्या माइट है, क्या स्टील कितना है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे, और बने रहिए हमारे साथ। आदाब, नमस्कार। नमस्कार।